सोचिए 70 के दशक की मुंबई। मतलब एक तरफ चमकती हुई बॉलीवुड की दुनिया और दूसरी तरफ डोंगरी की वो तंग अंधेरी गलियां। बिल्कुल। दो अलग ही दुनिया थी वो। हाँ, और उसी समय पुलिस महकमे में एक बेहद सख्त और ईमानदार हेड कांस्टेबल हुआ करते थे, इब्राहिम कास्कर। ये वो इंसान थे जिनकी खाकी वर्दी पर कभी रिश्वत का एक छोटा सा दाग भी नहीं लगा था। सही बात है। उस दौर में देखिए, ऐसे पुलिस वालों की बहुत इज्जत होती थी समाज में। इब्राहिम कास्कर का जो जीवन था वो उसी सादगी और उसूलों पर टिका था जहां ईमानदारी ही सबसे बड़ा मेडल माना जाता था। बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ा विरोधाभास या कह लें सबसे बड़ी विडंबना यही है, जिस इंसान ने जिंदगी भर बेईमानी का एक पैसा अपने घर में नहीं आने दिया, उसी के घर की चारदीवारी के भीतर एक ऐसा नापाक मंसूबा आकार ले रहा था जो आने वाले कई दशकों तक भारत के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बनने वाला था। दाऊद इब्राहिम। हाँ, आज हम इसी गहरी पड़ताल में उन विस्तृत स्रोतों और दस्तावेजों पर चर्चा कर रहे हैं जो इब्राहिम कास्कर के बेटे दाऊद इब्राहिम की कहानी बयां करते हैं। और मैं साफ कर दूं, हमारी इस चर्चा का मकसद किसी अपराधी का महिमा मंडन करना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारा मिशन है उस मैकेनिज्म को समझना कि कैसे डोंगरी की सड़कों का एक मामूली सा गुंडा 5000 गैंगस्टरों की फौज तैयार करके एक मल्टीनेशनल सिंडिकेट का सीईओ बन जाता है, और फिर एक ग्लोबल आतंकी। और ये समझना इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ एक व्यक्ति के उदय की कहानी नहीं है। मतलब ये उस समय के सिस्टम, पुलिस, न्याय व्यवस्था और जो जियोपॉलिटिक्स थी, उनकी उन कमजोरियों की कहानी है जिनका पूरा फायदा उठाकर ये इतना बड़ा काला साम्राज्य खड़ा किया गया। तो चलिए शुरुआत दाऊद के बचपन से करते हैं। स्रोत बताते हैं कि कास्कर परिवार में पढ़ाई लिखाई पर बहुत जोर दिया जाता था, लेकिन दाऊद का मन किताबों में बिल्कुल नहीं लगता था। हाँ, उसका ध्यान कहीं और ही था। बिल्कुल। उसकी आंखें हमेशा डोंगरी की सड़कों पर उन भाई लोगों को घूरती थीं जो महंगी घड़ियां पहनते थे, इंपोर्टेड गाड़ियों में घूमते थे। वो लोग जिनके एक इशारे पर बाजार के बाजार बंद हो जाते थे। मतलब दाऊद को वो पावर चाहिए थी। देखिए, यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि 70 के दशक में अंडरवर्ल्ड का स्वरूप आखिर कैसा था। उस वक्त सड़कों पर ये खून खराबा या गोलियां चलना बहुत कम होता था। अच्छा। हाँ, मुंबई पर हाजी मस्तान, यूसुफ पटेल और करीम लाला जैसे बड़े खिलाड़ियों का राज था, और ये लोग मुख्य रूप से सोने, चांदी और इलेक्ट्रॉनिक सामानों की स्मगलिंग ही करते थे। 20 साल के दाऊद को ये बात बहुत जल्दी समझ आ गई थी कि अगर इस दुनिया में बड़ा बनना है तो किसी स्थापित सिंडिकेट का हिस्सा बनना ही पड़ेगा। तो उसने करीम लाला का गैंग ज्वाइन कर लिया। बिल्कुल। करीम लाला उस वक्त स्मगलिंग की दुनिया का बेताज बादशाह हुआ करता था। दाऊद का काम वहां कंसाइनमेंट को पुलिस की नजरों से बचाकर सुरक्षित ठिकाने तक पहुंचाना था। लेकिन यहां जो घटना घटती है वो मुझे बहुत हैरान करती है। आप उस कस्टम ऑफिसर वाले मामले की बात कर रहे हैं ना? हाँ।